नमस्कार छात्र। बीएससी सेकेंड ईयर मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रमानुसार सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद के बीएससी सेकेंड ईयर में अध्ययन करने वाले छात्रों को वर्टिब्रेट्स पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट के तीसरे अध्याय में एमोसिट लार्वा की स्टडी हमारे सिलेबस में है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एमोसिट लार्वा का डायग्राम। इस डायग्राम की स्टडी एक बार आप सरसरी निगाहों से देखें तो आगे की ओर इसमें माउथ का रूडिमेंट है और ऊपर की ओर इसमें नॉस्ट्रिल है, पीछे की ओर रूडिमेंट्री आइज है। माउथ के अपर और लोअर लिप ओवरहुड के पश्चात पीछे की ओर 7 गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। इसी के पीछे वाला टेल रीजन को यदि हम देखें तो टेल रीजन में डोर्सल फिन है, मीडियन डोर्सल फिन, जो कॉडल फिन के साथ कंटिन्यूस है। नीचे की ओर ये टेल से आगे बढ़ता हुआ जो कॉडल पिट है, वहाँ पर एक एनस नामक अपर्चर है, वहाँ पे आगे समाप्त हो जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखने के पश्चात नीचे वाले डायग्राम में थोड़ा सा आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी को भी देख लें तो माउथ वाला पोर्शन जो स्टोमोडियम कहलाता है, ये माउथ ओरल हुड से ढका होता है जैसा कि ब्रैंकियोस्टोमा में होता है, और ओरल पेपिले पाए जाते हैं। इसके पश्चात मीडियन नॉस्ट्रिल है, ओलिफैक्टरी लोब है, आइज़ है, ईयर्स है और मसल्स के विभाजित करने वाले मायोटॉम्स दिखाई दे रहे हैं। मायोटॉम्स के पश्चात इसकी डोर्सल एरोटा इसने बता रखी है, और डोर्सल एरोटा के पश्चात एलिमेंट्री कैनाल की इसोफेगस है। मिड डोर्सल फिन पीछे की ओर है, कंटिन्यूस होता हुआ इंटरनल एनाटॉमी में नर्व कोड और नोटोकोड को भी इसने बता रखा है पीछे की ओर, जो कि कॉडल फिन के साथ जो डोर्सल फिन कंटिन्यूस है, जो एनस के भाग आकर के समाप्त हो जाता है। माउथ से वापस यदि हम चलें तो आप इसकी एलिमेंट्री कैनाल को देख रहे होंगे कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से प्रारंभ होकर के इधर फैरिंग्स में गुजर रही है, और फैरिंग्स में ये गोलाकार जो छिद्र है ये ऐसे गिल स्लिट्स कहलाते हैं। इन गिल स्लिट्स के पश्चात ये फैरिंग्स है। फैरिंग्स जो है पीछे की ओर इसोफेगस में खुल गई है, जो कि पतली नलीनुमा संरचना है, और इसोफेगस इंटेस्टाइन में खुल गई है। पीछे की ओर इसमें इसकी किडनीज दिख रही है, और ये एलिमेंट्री कैनाल लास्ट में चल करके एनस में समाप्त हो गई है। एमोसिट लार्वा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी स्टडी के लिए हम आज चर्चा करेंगे। एक बार डायग्राम को देख लेने के पश्चात हम चलते हैं एमोसिट लार्वा की स्टडी के लिए। एमोसिट जो है पेट्रामाइजोन का लार्वा है। अध्ययन की दृष्टि से एमोसिट लार्वे की हम 3 भागों में से विभाजित करके स्टडी करेंगे। पहला पोर्शन इसका डेवलपमेंट का है, दूसरा इसके स्ट्रक्चर का है, और तीसरा मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का है। परिवर्तन के लिए कहता है कि पेट्रामाइजोन जब अंडे दे देती है तो ये अंडे जो होता है, पेट्रामाइजोन के अंडे 3 सप्ताह के पश्चात एक सूक्ष्म पारदर्शी लार्वा निकलता है। ये 3 सप्ताह के पश्चात निकलने वाला सूक्ष्म और पारदर्शी जो लार्वा होता है वो एमोसिट कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में एमोसिट लार्वा जब होता है तो ये अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले इसे एक अलग जीनस एमोसिटस में वर्णन कर दिया था। किंतु जब ये लगभग 7 मिलीमीटर के हो जाते हैं तब तक घोंसले के भीतर रहते हैं, परंतु धीरे धीरे वृद्धि करते हुए जब ये 15 मिलीमीटर के आकार को ग्रहण करते हैं तो घोंसले को छोड़ देते हैं। उसके पश्चात ये जल की कीचड़ या पेंदे की जो रेत होती है उसमें बिल बनाते हैं। फिर ये जो बिल बनाते हैं वो सुरंग रूपी होता है। इस सुरंग का आकार या तो वी रूप में हो सकता है या यू आकार का हो सकता है, उसके अंदर ये रहते हैं। ये लगभग 3 से 7 वर्ष तक लार्वा अवस्था में या डिंबक अवस्था में रहते हैं। इस अवधि में 3 से 7 वर्ष की अवधि में ये 170 मिलीमीटर की लंबाई को आकार को ग्रहण कर लेते हैं और थोड़े से पारंगत हो जाते हैं।
डेवलपमेंट के पश्चात हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एमोसिट लार्वा एक महत्वपूर्ण लार्वा है। ये वर्टिब्रेट्स के सर्वाधिक आदिम और सामान्यकृत आकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आकार सर्पमीन के समान है। इसमें एक सतत मध्यवर्ती पृष्ठ पंख पाया जाता है जो पिन रेज के द्वारा अवलंबित रहता है। ये लार्वा अंधा होता है, दंतहीन होता है, अपरजीवी होता है और फिल्टर फीडर होता है, निस्यंदक पोषी होता है। इसमें पोषण और श्वसन की क्रियाविधि ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की ब्रैंकियोस्टोमा में पाई जाती है। इसमें मुख जो है, मुख कीप की जगह चूसक मुख कीप के स्थान पर ब्रैंकियोस्टोमा के समान इसके मुख के चारों ओर अर्धवर्ताकार ऊपरी होठ या मुख आच्छादन या ओरल हुड जिसे इंग्लिश में कहते हैं वह पाया जाता है। मुख में एक अनुप्रस्थ निचला होठ भी पाया जाता है। यह लार्वा चूँकि सागर के पेंदे में रहता है, इसलिए पेंदे की जो तली होती है उस तली की जो सिंधु पंख होती है उस सिंधु पंख का यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। सिंधु पंख को जब यह ग्रहण करता है तो उस सिंधु पंख में उपस्थित जीवाणु और एक कोशी के जो शैवाल होते हैं वो इसका भोजन होते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए रात के समय यह बिल से निकलता है और इसकी जो नली के आकार की अधोग्रसनी है जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं, एंडोस्टाइल में श्लेष्मा सिक्रेशन करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती है जो श्लेष्मा की डोरियों का स्त्रावण करती है। ये श्लेष्मा की डोरियाँ जब इसकी सिंधु पंख इसकी फारिंग्स में आती है तो श्लेष्मा की डोरियों में एक कोशी के जीवाणु, एक कोशी के शैवाल और जीवाणु फंस जाते हैं। इन फंसी हुई श्लेष्मा की डोरियों को ग्रसनी के फार्स पर एकत्रित कर दिया जाता है जहाँ पर इसमें से भोजन को पकड़ लिया जाता है। ग्रसनी में एक जोड़ी पेशीय पल्ले पाए जाते हैं। ये पेशीय पल्ले ग्रसनी के विलम या गुंठिका का निर्माण करते हैं। ये गुंठिका ग्रसनी में प्रवेश करने वाली जो जल की धारा होती है उस जल की धारा का नियमन करती है। इसके अलावा क्लूम कोष्ठ के इसमें 7 जोड़े पाए जाते हैं। मुख से प्रवेश करने वाला जो जल है, क्लोम कोष्ठों के जो छिद्र हैं उन गिल स्लिट्स के द्वारा जल वापस बाहर निकल जाता है। प्रत्येक क्लोम कोष्ठ में जो गिल होता है वो आंतरिक गिल छिद्र के द्वारा फेरिंक्स में अंदर की ओर कैविटी में खुलता है और बाह्य ग्लोम छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ग्रसनी की भित्ति को सहारा देने के लिए इसमें ब्रेंकियल बास्केट्स पाई जाती है या क्लोम कड़ी जो होती है, क्लोम कड़ी या ब्रेंकियल बास्केट के बार बार सिकुड़ने और फैलने से जल की धारा इसके मुख के भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार इसमें पेशीय संकुचन की क्रियाविधि से जल की धारा को उत्पन्न की जाती है जो कि ब्रैंकियोस्टोमा में पाई जाने वाली उत्पन्न होने वाली जल की धारा से भिन्न प्रकार की है, क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा में सीलिया के स्पंदन के द्वारा जल की धारा उत्पन्न की जाती है, जबकि एमोसिट लार्वा में ब्रैंकियल बास्केट की जो क्लोम कड़ी है उस क्लोम कड़ी के संकुचन और प्रसारण से जल की धारा उत्पन्न की जाती है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि बड़े आकार के भोजन के टुकड़ों का परिग्रहण करने के लिए ये एक प्रकार से आवश्यक विकासकीय परिवर्तन है जो एमोसिट लार्वा में हुआ है। इसमें यकृत, पित्तवाहिनी और पित्ताशय और आदि वृक्क जो होते हैं, हृदय को बंद करने के लिए हृदयावरणी गुहा इसमें पाई जाती है, परंतु प्यूसिका कोष और नेजल सेक जो होते हैं वो इसमें अल्प विकसित होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्ट्रक्चर में स्टडी के पश्चात हमारे पास आ जाता है इसका तीसरा वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। एमोसिट लार्वा में कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके फलस्वरूप यह वयस्क पेट्रामाइजोन में परिवर्तित हो जाता है। हमने अभी पहले कहा था कि जो एमोसिट लार्वा होता है वो 3 से 7 वर्ष का डिंबक या लार्वा जीवन व्यतीत करता है। जब ये 3 से 7 वर्ष की अवधि पूर्ण कर देता है तो इसके पश्चात इसमें कायांतरण होता है और कायांतरण होने के कारण ये एक अर्ध परजीवी वयस्क पेट्रामाइजोन में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए इसकी शरीर की संरचना में आमूल सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में मुख्य परिवर्तनों में सबसे पहला जो परिवर्तन है वो इसके ओरल हुड में होता है कि इसका ओरल हुड जो होता है मजबूत और तेज दांतों युक्त चूसक वाले बक्कल फन्नल में परिवर्तित हो जाता है जिसमें जीवा पाई जाती है जो सर्कुलर माउथ के द्वारा
और जटिल मांसपेशियों के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी ओरल हुड का प्रतिस्थापन बक्कल फनल के द्वारा हो जाता है, जो जटिल मांसपेशियों के द्वारा सपोर्टेड या अवलंबित रहता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जो एंडोस्टाइल थी, एंडोस्टाइल को हम हाइपोफेरिंजियल ग्रूव भी कहते हैं, ये एंडोस्टाइल फेरिंक्स में स्थित थे, जो अब थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। वीलम, जिसको हमने कहा कि ग्रसनी के प्रारंभिक स्थिति में एक जोड़ी पेशीय पल्लों का बना हुआ वीलम पाया जाता है, जो लार्वे के मुख में प्रवेश करने वाली जल की मात्रा का नियमन करता है। लेकिन अब ये ग्रसनी जब कायांतरण होता है तो केवल श्वसन ग्रसनी के छिद्र की रक्षा करने के लिए यह छिद्र जो घुंटिका या वीलम है वह हरासित हो जाता है। इसमें ग्रसिका जो है श्वसन ग्रसनी से पृथक हो जाती है और एक ब्लाइंड सेक का निर्माण कर देती है। पित्ताशय और पित्तवाहिनी लुप्त हो जाती है। क्लोम कोष्ठ जो है उसमें गिल्स डेवलप हो जाते हैं, क्लोम कोष्ठ में गिल डेवलप हो जाते हैं। जब लार्वा अवस्था थी तो इसकी किडनी जो होती है वो प्रोनेफ्रोस प्रकार की या प्राक्वृक कहलाती है, जो वयस्क में मेसोनेफ्रिक किडनी या मध्यवृक बन जाती है, या मध्यवृक के द्वारा प्राक्वृक का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। लार्वे में हमने देखा कि इसमें नेत्र हैं जो कि अक्रियाशील है, किंतु वयस्क जब पेट्रामाइजोन बनेगी तो ये युग्मित नेत्र बन जाएंगे और त्वचा की मोटी त्वचा के नीचे गिरे हुए थे जो अनावृत हो जाएंगे और ये क्रियाशील जो है युग्मित नेत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके मीडियन पोजीशन में पाए जाने वाला एकमात्र नॉस्ट्रिल जो होता है वह सिर के शिखर के ऊपर पहुंच जाता है तथा नेजो हाइपोफिशियल कोष जो है पीछे की ओर बढ़ जाता है। नासा कोष जो होता है अंदर से वलित हो जाता है और इसका सतत कंटिन्यूस मीडियन डोर्सल फिन था, जो वयस्क पेट्रामाइजोन जब बनेगी तो मीडियन डोर्सल कंटिन्यूस जो फिन था वह अब दो फिनों में डिवाइड हो जाता है और दो फिनों में डिवाइड होकर के फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन बन जाता है। जो सेकंड डोर्सल फिन होता है वो कॉडल फिन के साथ मिला हुआ हो सकता है। हृदयावर्णी गुहा जो होती है वह प्रेगुआ या सीलोम से पूर्णतया अलग हो जाती है। रीढ़ रज्जु डोर्सो वेंट्रली पृष्ठ प्रतिपृष्ठ पर चपटी हो जाती है और इसका त्वचा का रंग पीले भूरे से बदलकर अब धब्बेदार हरित हो जाता है। इस प्रकार कायांतरण के पश्चात जो हमारे पास एमोसिट लार्वा है वह तरुण लैम्प्रेज बन जाती है और तरुण लैम्प्रेज तैर करके समुद्र में पहुंच जाती है, जहां पर परिपक्वता प्राप्त कर लेने के पश्चात 3 से 4 वर्ष तक रहती है और एक बार फिर अंडजनन के लिए सरिताओं की ओर लौटती है और नदियों में प्रवास करती है। नदियों में प्रवास कर लेने के पश्चात उसी तरह से पुनः घोंसले के किसी पत्थर से चिपक जाती है और वहाँ पर ओव्यूलेशन करती है। ओव्यूलेशन के समय मेल आ जाता है और उसकी लिपट कर स्पर्म को वहाँ डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक बार पुनः यह जो है लार्वे में परिवर्तित हो जाता है। तो एमोसिटस जो लार्वा है वो पेट्रामाइजोन का लार्वा है और जिसके हमने कंप्लीट स्टडी कर दी है। आज का अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है।